हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका 12वीं कक्षा के भूगोल की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में आपका जो चैप्टर 9 है, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है हम वो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है वो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके पार्ट में से कौन सा सवाल आ सकता है, कितने कितने नंबर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके अभ्यास में दिया गया है 1 नंबर के सवाल। तो उसमें है आपका संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गित किए गए हैं। तो अधिकांश जो आपके पतन है विश्व, वो कौन से आपके वर्ग में आते हैं वो हो गया है आपसे। तो वो हम उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है आपका ख। आंसर ख इसीलिए है विस्तृत पतन, क्योंकि आपके विस्तृत पतन में आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ कि जो जो अधिकांश आपके पतन है, देखो ये जो सेंटेंस है, अधिकांश जो संसार से पतन है वो है विस्तृत पतन के रूप में उनको वर्गित किया गया जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा ख, विस्तृत पतन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का है दिया हुआ आपका निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। इसका उत्तर होगा आपका यूरोप। ठीक है, यूरोप इसीलिए होगा क्योंकि आ, इसका आपका डायरेक्ट आंसर तो है नहीं पूरे आपके पार्ट्स में, लेकिन यूरोप आपका है उत्तर। क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा उपनिवेश का जो प्रचलन था वो था। ठीक है, यही सबसे ज्यादा यूरोपियन जो वेल्थ थे उन्होंने सबसे ज्यादा व्यापार किया है। तो इसीलिए पूरे जो सार्वधिक जो आपका विश्व का व्यापार है वो सबसे ज्यादा यूरोप में से होता है। तो उत्तर होगा यूरोप। ठीक है, फिर है आपका अमेरिका दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से कौन सा एक ओपेक के सदस्य है। ठीक है, ओपेक का हमने देखा था, ओपेक के सदस्य में कौन कौन सा होगा। ये देखो, ये चार्ट मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आता है सवाल। ओपेक आपका ये है, तो ओपेक में आपका क्या क्या कौन है आपका राज्य, ओपेक में है आपका ये सारे राज्य। ठीक है, तो ओपेक में अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, या नाइजीरिया, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पे ब्राजील, वेनेजुएला, चिले और पेरू। ब्राजील, चिले और पेरू है नहीं ओपेक में, तो उत्तर होगा आपका वेनेजुएला। ठीक है, वो ख होगा वेनेजुएला उत्तर। फिर आपका चौथा सवाल जो है वो है आपका निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है। तो उसमें आपको दिया गया है साफ्टा, एशियन, आपका ओईसीडी और ओपेक। ठीक है, भारत किसमें है, भारत आपका साफ्टा में है। इसे इसे सेम लिस्ट में आपका दिया हुआ है उत्तर, लास्ट जो पॉइंट है साफ्टा। देखो, साफ्टा में है आपका भारत। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा साफ्टा का। अभी आते हैं हम 30 शब्दों वाले जो सवाल होते हैं 2 या 3 नंबर के, उसमें सबसे पहला सवाल है आपका जो विश्व व्यापार संगठन है उसका आधारभूत कार्य कौन सा है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जो विश्व व्यापार संगठन है, निकाल लेते हैं वो पैराग्राफ। हाँ, तो इसमें आपको लिखना है कि विश्व व्यापार संगठन क्या क्या करता है, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। पहले आप लिखोगे विश्व व्यापार संगठन है क्या, वो कौन सा कंपनी, फिर आप लिखोगे वो कौन सा काम करता है। जैसे कि उसमें आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो कि पॉइंट नंबर 1 आप ऐसे लिख दो कि जो
व्यापार के नीति नियम होते हैं। एक राष्ट्र के किसी दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करते समय वो काफी अलग होता है, तो वो जो उनके नियमों में दूरियां होती है वो हटाते हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन जो है वो। उसके बाद आपको दूसरा लिखना होगा कि जो आपका विश्व का जो आपका व्यापार का जो सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें अगर किसी प्रकार का वाद विवाद हुआ तो उसको सुलझाता है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि बहुत सारे सुविधाएं, जैसे कि आपका ये दूरसंचार और बैंकिंग जैसी जो सेवाएं है और अन्य कुछ ऐसी सेवाएं जो है वो, और जो आपका बौद्धिक जो संपदा अधिकार है, ये सारी चीजों की भी जो विश्व व्यापार संगठन है उनका ध्यान रहता है। तो ये सब आपको पॉइंट वाइज आपको एक एक करके लिखना है, ठीक है। कहीं पे अगर आपका व्यापार को मुक्त कराना है, फिर अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण लाना है, उसके प्रभाव से परेशान है देश, एक देश दूसरे देश की वजह से, तो ये सारी जो असुविधाएं होती है व्यापार करते समय, तो ये जो विश्व व्यापार संगठन है ये सारी ऐसी असुविधाओं को दूर करती है। तो आप ये सारी चीजें लिखोगे इस उत्तर में। फिर आपका सवाल है कि किस तरह से आपका जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ऋणात्मक जो भुगतान संतुलन होता है, वो किस तरह से किसी के लिए हानिकारक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे होता है हानिकारक। उसमें क्या होगा कि एक देश का जब किसी भी देश का जब आपका कोई चीज अगर खरीद रहे हो, मतलब कि अगर किसी चीज का आप आयात कर रहे हो ज्यादा, और आप उसके बदले अपने देश में उत्पादित जो वस्तुएं होती है या फिर सेवाएं जो होती है उसका निर्यात कम कर रहे हो, तो क्या होता है, ऋणात्मक भुगतान संतुलन होता है। तो उससे क्या होगा कि जो आपके देश के जो उस देश के जो पैसे हैं वो धीरे धीरे करके वो कम होता जाएगा, ठीक है। वो जो भंडार है पैसों का वो कम होते होते उस देश को धीरे धीरे गरीब बनाता जाएगा। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण हानिकारक आपका मेन आपका पॉइंट था आंसर का, ठीक है। वो चीज आप लिखोगे, उसके बाद आप लिख सकते हो ऐसे ही एडिशन में कि उससे क्या होगा कि आपका ऋण बढ़ेगा उस देश का दूसरे देशों में से। फिर बहुत सारी चीजें, जैसे कि तो अगर वो देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वो अगर अब कमजोर हो रहा है धीरे धीरे, तो उसकी दोस्ती भी कम होगी दूसरे देशों के साथ। ऐसी बहुत सारी चीजें आप उसके साथ संगठित करके लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मूल रूप से आपको वही लिखना है कि गरीबी आएगी उस देश में क्योंकि ऋण बढ़ेगा, तो ऋणात्मक संतुलन होता है और वो बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। उसके बाद आपका सवाल है, व्यापार समूह के निर्माण द्वारा राष्ट्र को क्या लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो व्यापारिक समूह होते हैं, जैसे कि चाहे वो प्रादेशिक समूह हो या फिर चाहे वो विश्व व्यापारिक समूह हो, तो उनसे क्या क्या लाभ होता है, तो उनसे क्या क्या लाभ होता है, मैं क्या क्या लिखोगे, क्या होगा कि जो नियम निर्धारित करते हैं कुछ कुछ देश, जिसकी वजह से व्यापार करना मुश्किल होता है, वो काफी कम हो जाता है। जो कर होता है आयात पे, अ, वो कर भी कभी कभी कम कम हो जाता है इन व्यापारिक समूह की वजह से। और जो समस्याएं आती है एक एक प्रदेश में, जहाँ पे सेम तरह का उत्पादन हो रहा हो या फिर सेम तरह का आपका पर्यावरण हो, वैसे जगहों में, वैसे पूरे प्रदेश में वहाँ पे जिसमें बहुत सारे राष्ट्र हो, तो उन राष्ट्रों के बीच में जब आपका व्यापारिक समूह होगा तो उनके बीच में व्यापार करना और ज्यादा आसान हो जाएगा, और आपका किसी भी राष्ट्र को ऐसे समूह से लाभ है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इस आंसर में लिखने हैं। आपका दो तीन पॉइंट्स तो आप आराम से लिख सकते हो, 3 पॉइंट्स आप लिखोगे तो भी हो जाएगा 30 मार्क्स के लिए, 30 वर्ड्स के लिए। उसके बाद है आपका नीचे दिए गए प्रश्नों का 105 शब्दों में उत्तर करें, ठीक है। तो पहला जो है आपका सवाल वो है, पठन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं। पठनों का अ, वर्गीकरण उनके अवस्थिति के आधार पर कीजिए। तो
पूछा जा रहा है तो ये पठन किस प्रकार आपको मदद करता है, ठीक है, व्यापार में। तो उसमें मैंने आपको समझाया था, जो आपका लास्ट इस लेक्चर सीरीज का जो आपका लास्ट वीडियो था, उसमें ये पठन कैसे आपको मदद करेगा किसी भी तरह के व्यापार में, और स्पेशली अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो पठन होता है वो बहुत सारे फैसिलिटीज देंगे, लोडिंग अनलोडिंग के, या फिर जो भी सामान आएगा व्यापार के लिए उसको जमा करके रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो श्रमिकों की मांग होती है, या फिर जो प्रबंधकारों की मांग होती है, वो सारी मांगे पूरी करेगा पटल। उसके बाद जो रस्सी वगैरह जहाजों को बांधने के लिए होता है, या फिर जो आपको जो टर्मिनल चाहिए, वो सारा एक पटन आपको देगा। तो उस तरह से आपको आपका जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, या फिर किसी भी तरह का व्यापार है, उसमें काफी हद तक पटन सस्ते में ही आपका व्यापार कराने में मदद करेगा, ठीक है। वो लिखना है आपके पहले भाग में इस उत्तर को। अगले भाग में आपको पूछा गया है कि पटन का वर्गीकरण उनके अवस्थिति के आधार पर कीजिए। अवस्थिति के आधार पे क्या क्या होगा? अवस्थिति के आधार पे आपका होगा, अवस्थिति के आधार पर देखिए, अवस्थिति के आधार पर आपका होगा अंतरदर्शीय पतन और आपका बाहन पतन। तो ये आपको लिखना है पूरा आंसर इसका, ठीक है। ये जितना है ये दोनों पॉइंट्स में, ये दोनों पॉइंट्स आप लिख दे और साथ में एग्जांपल्स आप देना ना भूले, तो ये आपके लिए काफी है। लाभ, आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करता है। तो ये है आपका एक पूरा समरी आंसर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से आपको किस तरह से लाभ होगा किसी भी देश में, तो ये मैंने आपको समझाया था जो लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 5 उस लेक्चर सीरीज का। उसमें मैंने आपको समझाया था जो आपका ये वाला सब टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले, उसमें जो आपका ये पहला पैराग्राफ है, तो ये पहला पैराग्राफ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में मैंने जो आपको समझाया है वो आप नोट्स के तौर पे इस्तेमाल कर ये पूरा आंसर बना सकते हो, ठीक है। आपको जितना भी इस पूरे चैप्टर से समझ में आया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस तरह से आपको किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी राष्ट्र के अर्थव्यवस्था को मदद करता है, तो वो चीज आपको इस आंसर में लिखना है। मूल रूप से ये आपको शुरू करना है इससे। उसके बाद आपको ये भी देना है कि आपको फायदा हो रहा है तो कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, लेकिन फायदे इतने होते हैं किसी भी राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से, कि जो नुकसान होते हैं उन पे कोई ध्यान नहीं देता। अब वो लिखेंगे इस पूरे आंसर में, ठीक है। अभी हम हमारा अभी हो गया है अभ्यास में जो जो सवाल पूछे थे ये सारे, ठीक है। अभी हम एक बार चैप्टर में देख लेते हैं तो उसमें से क्या क्या आपका सवाल आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपके बुक में से बुक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो। तो इसमें सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है एक 2 नंबर के लिए आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार का परिभाषा, जो आप मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझा दिया था और आपको आंसर मैंने दिया था। तो वो है ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है यहीं पे, ठीक है। ये पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट पेज के। उसके बाद आपका आ सकता है 2 नंबर में कि विनियमित जो व्यवस्था है वो क्या है, उसका परिभाषा आ सकता है। तो उसके बाद उससे क्या क्या परेशानियां होती है वो भी आ सकता है उसके साथ, वो एक सवाल है। आपको 1 मार्क में एक सवाल आ सकता है कि ये जो जून बिन अ, ये जो बार्टर विनिमय जो आदान प्रदान होता है वो अभी भी कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपका सवाल आ सकता है, तो वो कहाँ पे होगा? जूनबिल मेला होता है, ठीक है, आसाम में। वहाँ पे अ, इस प्रकार का विनियमित आदान प्रदान अभी भी होता है, वो आपका उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ सकता है कि पुराने जमाने में जब हम कागजी तौर पे पैसे नहीं इस्तेमाल करते थे, तो कौन सा सामान के बदले आपको तो अब आपको आदान प्रदान आपका होता था, या फिर आपका व्यापार होता था।
तो उसमें आपको यहाँ से आपको लिखना है ये पूरा आंसर, ठीक है, ये पूरा उत्तर आपको देना है। फिर आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास आ सकता है 5 नंबर में, ठीक है, या फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है जो रेशम मार्क था उसके बारे में, ठीक है, या फिर आपका जो दास व्यापार था, दास व्यापार के बारे में, दास व्यापार क्या है, या फिर कौन से देश में किस समय कौन से ईयर में आपका दास व्यापार खत्म हुआ, वो सारी चीजें आपकी आ सकती है इस पार्ट से, ठीक है। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो अस्तित्व है उसमें से आपका आ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विशिष्टीकरण की वजह से क्या क्या आपको मदद मिलता है, या फिर आपका आ सकता है 2 नंबर में कि उनके सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत क्या क्या है, ठीक है। तो उसमें आप ये सब लिखोगे, तुलनात्मक लाभ, फिर परिपूरकता और ये सब आप लिखोगे, ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत हैं। उसके बाद आपका सबसे ज्यादा जरूरी सवाल जो 5 नंबर में आता है वो है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार में से, ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत बार आया भी है और आगे भी आपका आ सकता है, तो ये पूरा ओवरऑल ही आता है। तो इसमें आप क्या करें, इसमें आप चार्ट बना दें, ठीक है। आंसर आता है तो सबसे पहले अगर समय की कमी होती है एग्जाम में लिखने के लिए इतना सारा, तो आप ऐसे चार्ट बना दें कि जैसे कि अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार लिखोगे, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यहाँ पे आपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार लिख दिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या क्या है वो लिख दिए, फिर वहां से आपने ऐसे 1 2 3 4 5 है ना, 5 है मूल आधार, तो उसमें आप यहाँ पे लिख दोगे राष्ट्रीय जो संसाधन का भिन्नता है वो, उसके बाद यहाँ आप लिखोगे कि जनसंख्या कारक जो है वो, फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि आर्थिक विकास का व्यवस्था है वो, फिर विकास निवेश की सीमा, फिर आपका परिवहन था, है ना, तो परिवहन ही था ना, हाँ, तो ये सारा आप लिखोगे, फिर यहाँ से आप और ऐसे 3 पॉइंट्स निकालोगे और यहाँ पे आप लिखोगे कि भौगोलिक संरचना, फिर आपका खनिज संसाधन, आपका जलवायु, ये ऐसे आप लिखोगे, फिर ये जनसंख्या में भी आप 2 पॉइंट्स ऐसे निकालोगे, 2 पॉइंट्स में आप क्या लिखोगे, सांस्कृतिक कारक हो गया और आपका जनसंख्या का आकार हो गया। तो आप इस तरह से चार्ट बना दोगे ताकि एग्जामिनर को आपका पता चले कि आपको आता है आंसर, ठीक है। उसके बाद आप लिखते जाओ कि आपका जो राष्ट्रीय संसाधन की भिन्नता है वो क्या है, फिर आपका भौगोलिक संरचना किस तरह से प्रभाव डालता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, फिर आपका जैसे सांस्कृतिक कारक हो गया वो किस तरह से प्रभाव डालेगा, तो आप वैसे करके अपने आंसर को स्ट्रक्चर करें, ऐसे डायग्राम्स आप ऐसे जो चार्ट है वो जरूर बनाएं, इससे आपके नंबर 1 नंबर भी आपको ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। अगर एग्जामिनर सोचे कि 5 में से 4 ही देता हूँ, लेकिन वो पढ़ के 5 हो जाएगा अगर वो इस तरह का चार्ट देखेगा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस अस्तित्व वाले टॉपिक से और आधार वाले टॉपिक से, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा। फिर आते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो महत्वपूर्ण पक्ष है उसमें, तो महत्वपूर्ण पक्ष का आप जब लिखोगे उसमें भी वैसे ही होगा। महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, 3 है, तो आप ऐसे आप लिखोगे कि पक्ष, ठीक है, पक्ष आपने ऐसे लिख दिया, उसके बाद आप ऐसे 3 कॉलम बनाओगे, ठीक है। 3 कॉलम में क्या है, एक है व्यापार का आपका परिमाण, है ना, फिर है आपका जो आपका रण योजना है वो, ठीक है। उसके बाद आपका है, एक है आपका दिशा, ठीक है, वैसे करके आप लिखोगे और उसके बाद ऐसे चार्ट बनाओगे, साथ ही में आप अगर ऐसे ग्राफ्स देते हो या फिर अगर ऐसे डेटा देते हो तो बहुत ज्यादा आपके लिए मददगार होता है। इतना अच्छे से नहीं बनाना, लेकिन अगर आप रफ एक डायग्राम दोगे तो भी बहुत मदद करेगा। तो ऐसे भी लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा आपका 5 नंबर का, या फिर 3 नंबर का अगर आए तो बस आप छोटा छोटा लिख दो, 5 नंबर का आया तो आपको अच्छे से उसका वर्णन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष क्या क्या है, ऐसे आ सकता है।
ये उत्तर जब आप लिखोगे तो ये उत्तर लिखते लिखते आपको उसके साथ जो व्यापार संतुलन है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा लिखोगे तो मददगार होगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, फिर आपका व्यापार संतुलन का जो प्रश्न है वो अलग से आ सकता है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, व्यापार संतुलन और जो आपका मुक्त मुक्त व्यापार की स्थिति है, ये दोनों में आपके सवाल आ सकते हैं 2-3 नंबर के। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क कर लो, और अच्छे से आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए समझ में, क्योंकि ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे तो आपको आपका जो दूसरा बुक है उसके भी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो आपको व्यापार संतुलन से सवाल मिलेगा, वहाँ का आपको 2-3 नंबर के लिए प्रिपेयर करना है। वैसे ही आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार क्या क्या है, तो उसमें आप विभाजित कर दोगे 2 भाग में और दोनों के बारे में लिखोगे तो यही आएगा। या फिर आपका 1 नंबर के लिए भी आ भी सकता है कि बहुपार्श्विक व्यापार क्या है, तो वो आ सकता है। 1 नंबर के लिए आपका आ सकता है MFN क्या है, आपका सार्वधिक अनुकूल राष्ट्र जो है वो किसे बोलते हैं, वो भी सवाल आपका आ सकता है। ठीक है, फिर आपका है मुक्त व्यापार की स्थिति, मैंने बोल ही दिया मुक्त व्यापार की स्थिति इंपॉर्टेंट है। उसमें से ये जो डंपिंग है, डंपिंग का आपको सवाल मिल सकता है 1 या 2 नंबर में कि डंप करने का मतलब क्या होता है। फिर है आपका विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है, वो आपके अभ्यास में जो प्रश्न है उसमें भी था। तो विश्व व्यापार संगठन में से अब कैसा उसका जैसे ये संगठन बना, सवाल आ सकता है, या फिर आपका इसमें से छोटे छोटे 1 नंबर के सवाल आ सकते हैं कि कब इसका नाम गेट से जाके WTO बना। ठीक है, तो उस पे आप उत्तर क्या लिखोगे, उस पे आप उत्तर लिखोगे 1995, या फिर गेट जो था वो उसका स्थापना हुआ 1948। तो ये सारे जो डेट्स है, ये सारी डेट्स आपको याद होना चाहिए, मतलब ये सारी डेट्स आप रट लो, जिसे याद कर लो। उसके बाद जो प्रादेशिक व्यापार समूह है, प्रादेशिक व्यापार समूह का आपको ये पता होना चाहिए कि कितने प्रादेशिक व्यापार समूह हैं, वो आ सकता है कितने हैं और कितना प्रतिशत व्यापार में मदद करता है। ठीक है, प्रादेशिक व्यापार समूह में ही ये जो आपका चार्ट है 9.2, इसमें आपके बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। ठीक है, एशियन हो गया, ओपेक हो गया, सीआईएस हो गया, सब कुछ आपको ये पूरा चार्ट जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है, पूरा तालिका जो है याद करके आपको रखता है। इसमें से भी ये जो 4 कॉलम है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 4 कॉलम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वस्तुएं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और सहयोग के अन्य क्षेत्र इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी सब आपको याद होना चाहिए। कब किसका गठन हुआ, किसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सब कुछ याद होना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले। तो इसमें क्या है, आपका यहाँ से 2 सवाल आ सकता है। एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें कौन से लाभ होते हैं, जो आपके अभ्यास के प्रश्न में दिया हुआ है। दूसरा सवाल आपका ये कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से हमें क्या क्या बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। ठीक है, वो अगर आएगा तो जो ये 2 पैराग्राफ्स है इसमें से आपको लिखना है। मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने काफी कुछ बोल दिया, अगर उसमें से नोट्स बनाए हो आपने तो आप आराम से आंसर लिख सकते हो। फिर आपका है अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रवेश द्वार, जिसमें है पठन। ठीक है, पठन में आपको सवाल पूछ ही लिया गया है कि पठन किस तरह से आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मदद करता है, तो उसका उत्तर आपका ये पैराग्राफ से आ गया है। ठीक है, बाकी आपका पठन में से आ सकता है कि पठन के प्रकार के सवाल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो नौभार के अनुसार जो होते हैं पठन, नौभार निपटाने के अनुसार, वो 3 तरह के होते हैं ना, अलग अलग चीजों पे आधारित। और जो आपके अवस्थिति के आधार पे है वो आपको पूछा गया है अभ्यास प्रश्न में। लेकिन जो आपका दूसरे जो आधारों पे जो प्रकार है उनके बारे में नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कि एग्जाम में उनके बारे में भी आए। ठीक है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि 1 नंबर के लिए कि वाणिज्यिक पठन क्या होते हैं। ठीक है, उनका
विशिष्टीकरण किस चीज में होता है। तो उसमें आपको लिखना है कि उसमें वो क्या निपटाने में काम करते हैं, उसके साथ आपको उदाहरण भी देना है कि कौन से आपके वाणिज्यिक पठन है, वैसे करके सवाल आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विशिष्टीकृत जो कार्य कल्पों पे आधारित पठन है, उसमें से भी आपका आ सकता है कि जैसे पैकेज स्टेशन क्या होता है, उसका एक उदाहरण दो। ऐसे करके कुछ भी, या फिर कभी कभी ऐसे आ जाता है कि जो आपका, आप मान लो कि जो वेनेजुएला का पतन है, वेनेजुएला में जो माराकाइबो जो पतन है वो किस तरह का पतन है। ठीक है, तो आपको लिखना है उसका तेल पतन। तो आपको ये जो पूरा पार्ट है ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरह का सवाल आपका आ सकता है। ठीक है, तो यही सब है इस चैप्टर में, इतना कुछ है नहीं, मैथ वगैरह तो है नहीं टेंशन लेने का। इसमें से बस छोटे छोटे आपके 1 नंबर के सवाल बहुत सारे आ सकते हैं, और वो जो चार्ट है आपके संगठनों के, व्यापारिक संगठनों के, उसमें से या फिर पठन में से। और आपके 5 नंबर के सवाल भी आ सकते हैं, पक्ष पूछ सकते हैं आपको, प्रकार पूछ सकते हैं, या फिर आधार आपको पूछा जा सकता है। ये सब पठन के प्रकार पूछा जा सकता है। तो यही सब आपके इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, बाकी और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, यही सब आता है एग्जाम में। अच्छे से आप प्रिपेयर करो, पूरे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बाकी आप आंसर्स हर एक एक टॉपिक के लिए प्रिपेयर कर लो, और साथ में जहां जहां पे आप चार्ट बना सकते हो, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको चार्ट बनाने का पूरा पैटर्न, वैसे आप चार्ट्स बना लो। ठीक है, आपके लिए पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था अभी के लिए। धन्यवाद।